नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज आप सबके सामने चरखवा चालू रहे के बारे में बात करती हूँ। ये विद्या निवास मिश्र का एक लेख है, चरखवा चालू रहे। इसमें जो शीर्षक है चरखवा चालू रहे, इसका अर्थ व्यंजनात्मक है। यानी कि इस लेख को जब हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हम ग्रहण करेंगे वो अभिधा शक्ति के माध्यम से नहीं कर सकते, व्यंजना शक्ति से इसका हम सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे अभिधा से पढ़ते हैं तो आपका जो शब्द भंडार है, जो हमारे पुराने समय में जो हमारे शब्दों का इस्तेमाल होता था, उन शब्दों को आप सीख पाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं पूरे चैप्टर की, तो इसमें मिश्र जी ने चरखा चलाने के लिए जो हमें कपास चाहिए होती है, यहाँ से शुरू किया है और अंत होता है उसका चरखा का जो मुख्य काम है वो सूत काटना। गांधी जी ने इसी चरखे को अपने स्वराज और स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बनाया था। और ये चरखा उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था, तो गांधी जी का यही चरखा एक तरफ तो पूरे विश्व में हमारे कपास उद्योग और वस्त्र उद्योग का प्रतीक बन गया था, और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश की एकता का प्रतीक बन गया था। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे विश्व समाज को, पूरे विश्व को कपास की खेती करना, सूत बनाना और उससे कपड़ा बुनना, ये तीनों चीज़ों से पूरे विश्व की सभ्यता को भारत ने परिचित कराया था। यानी कि बाकी देशों में कोई कपास नाम की चीज़ नहीं थी, कपास नाम की खेती नहीं होती थी, उससे सूत बनाने का किसी को नहीं पता था, और फिर उस सूत्र से वस्त्र बनाने का किसी को नहीं पता चलता था। हमारे देश में ये तीनों काम होते थे, कपास की खेती भी होती थी, उससे सूत भी बनाया जाता था, बहुत महीन बहुत बारीक सूत काटा जाता था, और फिर उससे वस्त्र बनाकर देश विदेशों में बेचा जाता था। तो गांधी जी ने इसी चरखे को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया था। मिश्र जी यानी कि विद्या निवास मिश्र जी इस लेख में ये बताते हैं कि ये सूत जब काटा जाता है, जब चरखा चलाया जाता है, तो वो इतना आसान नहीं होता है कि बस आप चरखे पे बैठ गए और चलाना शुरू कर दिया, बल्कि उससे पहले कपास खेत में उगाई जाती है। फिर उस कपास से कपास का बीज और रुई दोनों चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें उन बीजों को अलग कर देती हैं, लेकिन उस समय जब मिश्र जी ने ये लेख लिखा था, उस समय छोटी छोटी हाथ से चलाने वाली मशीनें होती थी और उनसे बीज निकाला जाता था। घर में औरतें उसे लगाकर किया करती थी। मिश्र जी तो ये भी कहते हैं कि इस चरखे ने सफ़ेद पोशों की इज्जत बचाई थी, और जो मिथिला का जो समाज था उसमें औरतें चरखवा चालू रहे ये ध्वनि गूंजती रहती थी, इसी गीत को गाती रहती थी। और वो ये गीत भी गाती थी कि चरखा में टूटे ना तार, चरखवा चालू रहे। यानी कि चरखा का तार ना टूटे, तार ना टूटे से मतलब लगातार चरखा चलता रहे। और चरखा लगातार चलाने के लिए उससे पहले यानी कि तार जब बनाएंगे चरखे में, उससे पहले इतने सारे काम हो जाते थे। उसकी शब्दावली आप अपने इस लेख में सीख सकते हैं। पहले कपास से बीज निकालने के पहले कपास उगाई गई, किसान उसमें पूरा साल मेहनत करता था, उसे बन बोलते थे। जो कपास का पेड़ होता था उसमें फूल आता था कपास का, एक फूल में 4-5, एक फूल के अंदर जैसे 4-5 पंखुड़ियाँ होती हैं, इस टाइप का सफ़ेद फूल होता है। उसमें फिर बीज निकलते हैं। बीज को पहले घर में छोटी छोटी मशीनों से निकाला जाता था। उसमें 2 बेलन हुआ करते थे, एक नीचे लकड़ी का बेलन होता था, उसके ऊपर लोहे का बेलन होता था। हाथ से हैंडल से उसे घुमाते थे, और जब दोनों बेलन घूमते थे तो उसमें उस फूल को डाल देते थे, तो रुई दूसरी तरफ निकल जाती थी और बिनोला उसकी तरफ जो मशीन को चलाता था उसकी तरफ गिर जाता था। बहुत धीमा काम होता था, ये काम अब बड़ी बड़ी मशीनों से हो जाता है। उसके बाद जो रुई होती थी उसको धुनते थे, और जो उसको धुनने से
मतलब उसके तार तार अलग अलग कर देते थे, जिससे उसमें फुला बटा जाती है। और उसको काम करने वाला जो होता था उसे धुनिक बोलते थे, धुनकी बोलते, धुना, कई शब्द आपके पाठ में दिए गए हैं इस लेख में। ये सारे शब्द उसे बोले जाते थे। और जिससे वो धुनता था वो एक अर्धधनुष आकार चीज होती थी, तब उसकी धुनाई करता था, एक एक तार को अलग अलग करता था। फिर उसकी पूनियाँ बनाई जाती थी। पूनी यानी छोटे छोटे पीस उस धुनी हुई रुई के, जिसमें अलग अलग तार होते थे। तब चरखा काटने वाला यानी कि जो कताई करते थे, उन्हें, जो महिलाएं कताई करती थी उन्हें कत्तिन बोलते थे, और जो पुरुष कताई करते थे उसे कत्ती बोलते थे। फिर वो उसकी कताई करते थे और महीन से महीन, बारीक से बारीक सूत काटते रहते थे। और जो सूत काटने का जो काम था वो इतनी एकाग्रता से और निष्ठा से होता था, निरंतरता से होता था कि अगर एक बार तार टूट जाएगा तो उसे जोड़ने में फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें फिर जब टूट जाएगा तो दूसरा उसमें जोड़ने में जोड़ आ जाएगा, गांठ आ जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। और वो उतनी मजबूती नहीं हासिल कर पाएगा जितना तार टूटने से पहले। तो यही उसका प्रयास रहता है कत्ती का या कत्तिन का, जो सूत काटने वाला है, कि चाहे जो भी हो उसमें एकाग्रता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, तार ना टूट ना पाए। इसीलिए कहते हैं कि चरखा का टूटे ना तार, चरखवा चालू रहे, कि अगर तार नहीं टूटेगा तो कंटिन्यू चरखा चलता रहेगा और सूत ज़्यादा काट पाएंगे। अगर टूट जाएगा तार तो उसको जोड़ने में टाइम लगेगा, इतनी देर में काफ़ी लंबा कई मीटर सूत काटा जा सकता था जितनी देर में उस तार को जोड़ेंगे। और फिर भी वो इतनी मजबूती उतनी अच्छी नहीं बन पाएगा, उसमें बीच में जोड़ दिखाई देगा जहाँ से भी तार दोबारा से जोड़ा गया है। तार से मतलब धागा। जो सूत होता था उसको जब किराए पे भी काटते थे लोग और अपना सूत काट के बेचते भी थे, और वो जितना बारीक होता था उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी मानी जाती थी, और उसी आधार पर वो सूत का रेट तय होता था। अब गांधी जी ने चरखे को क्यों प्रतीक बनाया स्वराज का? हमारा जो व्यंजना का अर्थ है वो ये है कि अभी जो हमने बात की ये सारा अभिधा का अर्थ था, पर गांधी जी ने उसको चरखे को जो बनाया अपना स्वराज का प्रतीक, वो इसका असली अर्थ है जो लेखक कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि हमारा देश अगर परिश्रम में निरंतरता और निष्ठा रखेगा तो जैसे चरखा चलता रहेगा, ऐसे ही जैसे चरखा चलता रहता है, तार निकलता रहता है, समृद्धि आती रहती है, ऐसे ही हमारे देश के हर व्यक्ति को अपनी स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। यानी कि जो स्वाधीनता साम्राज्य मिला है वो उसी, जिस तरह से चरखे में निरंतरता और निष्ठा रहती है, उसी निष्ठा और निरंतरता से हम अपनी स्वाधीनता को प्राप्त कर पाए हैं। और स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भी उसे बनाए रखना इतना आसान नहीं होगा। चरखा चलता रहे यानी कि निष्ठा और एकाग्रता हमारी स्वाधीनता के प्रति, अगर समृद्धि के प्रति बनी रहेगी तो हमारी स्वाधीनता बनी रहेगी। और जैसे ही हमारा तार टूटेगा, तार से मतलब हमारी वो एकाग्रता अगर टूटेगी अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने के प्रति, तो फिर से हम गुलाम हो सकते हैं और फिर से हमारी स्वाधीनता हमारे हाथों से जा सकती है। यानी कि जैसे कपास का उत्पादन होता है, फिर उसकी रुई बनाई जाती है, फिर उसका सूत बनाया जाता है और उसके बाद उसका कपड़ा बनता है। जो जन सामान्य सिर्फ कपड़ा देखता है, उसे पीछे की इतनी सारी प्रक्रिया का नहीं पता होता है। तो इसी तरह से जो स्वाधीनता का भोग कर रहे हैं उन्हें इस सारी चीज़ का नहीं पता कि कितने एकाग्रता से स्वाधीनता या स्वराज हासिल किया गया है। तो इस लेख के माध्यम से, व्यंजना के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं मिश्र जी कि इस स्वाधीनता को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको अपनी एकाग्रता का और निष्ठा का चरखा हमेशा चलाए रखना है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ।